बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि मेनोपॉज में एक्स्ट्रा वेट गेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। जैसे ही उनकी एज 40-42 क्रॉस करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में मेनोपॉजल एज कब से स्टार्ट हुई है, तब से वो अपनी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस देखती हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब शायद ये वेट गेन हमेशा के लिए होगा और कभी भी इसको कम नहीं किया जा सकता। और साथ में बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं जो कि बहुत ही अनईज़ी हो सकते हैं किसी भी एक वुमेन के लिए जो कि प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फेज में है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेनोपॉज में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं जो हार्मोन्स हैं वो ईस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चूंकि फीमेल हार्मोन्स हैं और फीमेल जब हम बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो फीमेल की लाइफ से जुड़ा होता है वो होता है चाइल्ड बेयरिंग, यानी प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन्स बने हैं। तो प्रेगनेंसी में रिलेटेड जो जो भी आपको चाहिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए, उन सब चीजों को ये मेंटेन करते हैं और साथ में ये आपकी बॉडी को भी मेंटेन रखते हैं मल्टीपल वेज में। जैसे प्रेगनेंसी के समय आपका वेट बढ़ता है, यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपका वेट बढ़ाने के काम आते हैं। वेट जो होता है स्पेशली आपके थाइज एरियाज में, लोअर एब्डोमेन में, यहाँ पे ज्यादा बढ़ता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं ये आपकी बोन की भी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, यानी आपकी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। नेचुरली इसका जो रिलेशन है वो भी प्रेगनेंसी से ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका जो एक्स्ट्रा वेट को होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, यानी आपका ग्लूकोज प्रॉपरली मेटाबोलाइज होता है। जो लिपिड्स हैं वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो साथ में आपकी जो मसल की जो टोन होती है, यानी जो मसल की जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो भी मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स टोन नहीं रहेंगी तब भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट उस समय बॉडी को होल्ड करना पड़ता है। और साथ में ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान इतने सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, उस समय अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, तब भी आपकी बॉडी को, बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये ब्रेन हेल्थ को भी मेंटेन करता है। और इनका अमाउंट कम हो रहा तो इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस अभी सही तरीके से हो रहे थे वो सब कम होने लगते हैं, यानी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लिपिड आपके हो सकता है ऊपर नीचे आए तो आपको लिपिड प्रोफाइल आपकी हो सकता है गड़बड़ आ जाए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, बोन मास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपकी मसल टोन है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि एंड्रोजेंस का जो लेवल है बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, वो भी कम होने लगता है। एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरोन आते हैं और डीएचईए आते हैं। ये दोनों ही हार्मोन्स का लेवल भी कम होता है, जो कि स्पेशली आपकी मसल मास के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। तो आपकी मसल मास और भी ज्यादा कम हो रही है, बोन डेंसिटी कम हो रही है। इसके कम होने से आपका मूड वेरिएशन भी होता है, क्योंकि आपकी ब्रेन हेल्थ भी थोड़ी सी डिक्लाइन होती है। एक बात और समझने की है कि हो सकता है कि विमेन में पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हों, रेगुलर पीरियड्स हो रहे हों, उसके बाद भी जो हार्मोन का रेशो होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का जो रेशो होता है, वो बॉडी में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में भी ओव्यूलेशन हो सकता है नॉर्मल ना हो, तो ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई बॉडी में, लेकिन ईस्ट्रोजन का चूंकि नॉर्मल लेवल बॉडी बना रही है, तो वो ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस हो जाता है बॉडी में, यानी ईस्ट्रोजन का अमाउंट बॉडी में ज्यादा होने लगता है, और इस वजह से आता है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट गेन होने लगता है, आपका मूड स्विंग होगा, इरिटेबिलिटी होगी, लिथार्जी लगेगी, जो आपका हीट, जो हॉट फ्लैशेस जिसको कहते हैं, वो आपको सेंसेशन होने लग जाएंगे। चूंकि ये हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं हार्मोन्स, तो आपके पैल्पिटेशंस वगैरह भी आप फील कर सकते हैं, यानी जो भी फंक्शंस ये हार्मोन सही तरीके से रखते थे उन सारे फंक्शंस पे असर पड़ता है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होने से वेट बढ़ता है, तो नेचुरली इसका अमाउंट जब कम होता है मेनोपॉज के आसपास, तब हमारी बॉडी से वेट कम होना चाहिए, लेकिन वेट तब ज्यादा बढ़ता है। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये ईस्ट्रोजन स्पेशली जो हार्मोन होता है, ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से करता है। जब ईस्ट्रोजन का हार्मोन आपकी बॉडी में पर्याप्त बनता है, तो ये ऑलमोस्ट 400 पिकोग्राम पर एमएल तक अमाउंट आपकी बॉडी में होता है, और यही अमाउंट जब आपके ये रिड्यूस होता है तो ऑलमोस्ट 30 पिकोग्राम से नीचे चला जाता है। और इसका काम फैट को क्रिएट करना है, तो तब जो फैट क्रिएट होता है, अब आपको कहाँ पे फैट की जरूरत पड़ती है, आपको मेनली चाहिए होता है लोअर एब्डोमेन में, थाइज में, जहां पर भी आपके आपका जो वेट है, एक्स्ट्रा वेट है, आप होल्ड कर सके ऐसी जगहों पे।
लेकिन यही जब अमाउंट इसका कम होता है, तब इसका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका तरीका बदल जाता है। ये मोस्टली आपके फैट को कहाँ इकट्ठा करने लगता है? पेट के आसपास, बेली फैट को ये बढ़ाने लगता है। ऑलमोस्ट ये जो प्री मेनोपॉज़ल स्टेज में 5 से 10% से लेकर इवन 15 से 20% तक जो टोटल बॉडी वेट है आपका, ये आपके पेट के आसपास इकट्ठा करता है, इसलिए आपको अपना मोटापा ज़्यादा लगता है। इसलिए ये जो स्टेज है, ये खास ध्यान रखने वाली स्टेज है। प्री मेनोपॉज़ल की स्टेज ऑलमोस्ट 42 साल से लोगों की स्टार्ट हो जाती है। किसी-किसी में 45-46 से स्टार्ट होती है। लेकिन उससे लेकर ऑलमोस्ट 50-52 इयर्स तक ये एक स्टेज होती है जिसमें प्री मेनोपॉज़ल, मेनोपॉज़ल और पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज एक तरीके से कवर हो जाती है। ये तीनों ही स्टेज में आपको अपना एक्स्ट्रा ख़्याल रखना ज़रूरी है। खाने में, डाइट में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चूँकि आपकी बोन मास कम हो रही है, मसल मास आपकी कम हो रही है, उसमें अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको फ़ील होगी और जितनी ज़्यादा आपको वीकनेस फ़ील होगी, उतना ही आपका काम करने का मन नहीं होगा और उतनी ज़्यादा आप लेथार्जी लगेगी, उतना ही आप में आलस आएगा, उतना ही आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय में प्रोटीन का अमाउंट आपकी बॉडी में प्रॉपर जाना चाहिए। प्रोटीन लेने के लिए आप मॉर्निंग में या तो नाश्ता अगर आप करते हो तो नाश्ते में आप या तो मूँग के स्प्राउट ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, उसका आप बढ़िया से चाट बना के खा सकते हैं या फिर आप बेसन का चीला वगैरह खा सकते हैं या आप कुछ होल ग्रेन्स वाली कोई डाइट ले सकते हैं, जिसमें आप कुछ दालें मिक्स कर लें या फिर आप चने वगैरह के स्प्राउट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका प्रोटीन मेंटेन करके रखेंगी। प्रोटीन जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फिलिंग सेंसेशन देता है क्योंकि प्रोटीन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो स्लो रिलीज़ होती है। तो काफ़ी लंबे समय तक आपको कुछ खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। जो आप दोपहर का खाना लेते हैं उसको भी न्यूट्रिशियस खाना आप ज़्यादा खाइए। वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय आपको विटामिन्स वगैरह की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी डेफिनिटली होगी और ये आपको नहीं होने देना है। जैसे ही आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंट होंगे, आपको और ज़्यादा बोन मास तेज़ी से डिक्लाइन होगा। ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जा सकते हैं। रात में बहुत ज़्यादा हेवी मील लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, ब्रेन हेल्थ आपकी सही नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं है, तो ऐसे समय में खाने की बहुत ज़्यादा लोगों को इच्छा होती है, वो मंचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर उनको स्ट्रेस ईटिंग की आदत लग जाती है। आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको ऊट-पटांग चीज़ें बाहर की खाना बंद कर देना है और स्ट्रेस ईटिंग अगर आपकी हैबिट बनती जा रही है या आप नोटिस कर रहे हैं कि हर थोड़ी-थोड़ी देर में आप कुछ लेते हैं, तो उसको अभी से आप कंट्रोल करिए और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप नेचुरली अगर प्रोटीन लेंगे, तो ये आपकी हैबिट बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज़ अगर आप नहीं करते हैं, तो करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज़ इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बॉडी को ये सिग्नल देते हैं कि मैं मसल्स का और जॉइंट्स का यूज़ कर रही हूँ, तो आपकी बॉडी उसको मेंटेन करती है। जो आपके प्रोटीन्स हैं, जो मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोलेजन है, इलास्टिन है, जो बोन के आपके जो फंक्शंस होते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़, जो कि बोन बनाने और बोन तोड़ने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब फास्ट होती हैं। तो आप बॉडी को जब ये सिग्नल देते हैं कि आई एम यूजिंग माय बॉडी, तो जब उसको वो हार्मोन्स कम भी मिलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तब भी आपकी बॉडी उसको मेंटेन करती है। अगर आप उसको ये सिग्नल देंगे कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है या मेरा काम सब बैठे-बैठे होता है, तो आपकी बॉडी धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो मसल टिश्यूज़ फैट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप सिर्फ फैटी होती जा रही हैं और आप में जो स्ट्रेंथनिंग है वो कम होती जा रही है। नेचुरली आप वॉक ले सकते हैं जो कि अच्छी एक्सरसाइज़ है, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरी एक्सरसाइज़ जैसे कि वेट ट्रेनिंग भी आपको थोड़ी-सी ज़रूरी होती है। अक्सर अगर आपके पास 2-4 हेल्पर्स हों या फिर काम करने वाले कोई घर में हो, तो आजकल ऐसा कुछ वेट उठाने वाली अलग से एक्सरसाइज़ नहीं होती। पहले घर के कामों के थ्रू ही वो एक्सरसाइज़ हो जाती थी। तो अगर आप जिम नहीं जाते हैं, कुछ एडिशनल नहीं करते हैं, तो भी आप थोड़ा-सा वज़न उठाने की प्रैक्टिस करिए। और वेट ट्रेनिंग से केवल मसल नहीं बनती है, वेट ट्रेनिंग से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, जो कि इस एज में एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो रहा है, तो हार्ट हेल्थ पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। विटामिन डी का लेवल अक्सर लोगों में कम होता चला जाता है। विटामिन डी ठीक करने के लिए मॉर्निंग में आप धूप में ज़रूर जाइए, वहीं पर आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी और साथ में आपका जो बेली फैट है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी डेफिशिएंसी होगी और आपका मोटापा उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। ये समय एक ट्रांज़िशन का होता है, एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांज़िशन का। और इस ट्रांज़िशन को आप जितना स्मूथ बनाएँगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा,
लेटर ऑन। वो लोग ऑलरेडी वेट गेन कर रहे हैं, वो अगर वेट रिड्यूस करने वाली कोई भी आप प्रोसेस में हैं, कहीं आप कोई प्रोग्राम जॉइन किया है आपने, तो भी ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा सडन वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, मसल की जो टोन है वो भी कम हो रही है, तो ऐसे में एकदम से मसल लॉस होगा, आपकी शरीर में झुर्रियाँ सी पड़ने लग जाएँगी, मसल्स लूज़ हो जाएँगी, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आप डेवलप कर सकते हैं। और वो सारी एक्सरसाइज जो आपकी बेली से रिलेटेड है, उसको भी आपको करना चाहिए। जैसे कि मंडूक आसन है, जिसमें आपके पेट पे दबाव पड़ता है, या फिर चाइल्ड पोज है, शशांक आसन है, जो कैट पोज होती है, ये आसन आपको करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो इन एरियाज में फैट ज़्यादा होता है और इन एरियाज की एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए भी आपको इनकी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरा, जो आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो भी आपकी मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट हो रही है, उन सब का भी जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल एरिया में होता है। तो इमोशनल हेल्थ को भी अगर आपको सही रखना है, अगर आप उसके नेगेटिव इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तो भी आपकी पेट की जो मसल्स है वो स्क्वीज करने वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए। और तीसरा, इन सारे आसन में, सारी एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि आपके नीज और हिप जो जॉइंट्स होते हैं ये बेंड होते हैं। नीज और हिप जॉइंट को बेंड करना आपको जरूर शुरू कर देना चाहिए, अगर अभी तक आप ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इनका यूज पर्याप्त नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनमें स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी, ये ब्रिटल होते चले जाएंगे। अगर आपका रेगुलर इसका यूज करेंगे, यहाँ का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करेगी, यहाँ की जो कुशनिंग है उसको मेंटेन करेगी, यहाँ पे जो बोन का जो मास होता है, जो बोन की डेंसिटी है उसको मेंटेन करेगी, और जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करेगी। प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहली चीज, हो सकता है आप चीजें भूलने लग जाएं, उसमें आपको और ज्यादा इरिटेशन होता है जब हम चीजें भूलते हैं। ऐसा कुछ हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आप थोड़ा सा चीजों को ज्यादा ऑर्गेनाइज करिए। हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 लोग अपने आसपास मिलेंगे। पहला तो वो जो कि टीनेजर हैं, जो आपके बच्चे हैं, जिनसे आपका माइंडसेट मैच नहीं करेगा, तो आपका इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा, वो लोग जो कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, नेचुरली आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, या आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो इन 2 लोगों से बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन ना रख के अपनी कंपनी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी एज के लोगों से ज़्यादा मिलेंगी, जुलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि दूसरों के घर में भी सेम परेशानी है, उनको भी यही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे लोगों के साथ जब आप रहते हैं, उनको देख के आपको डिप्रेशन आता है, और जब आप ज़्यादा बड़े लोगों के साथ हमेशा घर में रहते हैं, तो आपको उनको देख के डर लगता है कि भाई मेरा आगे क्या होगा। ये 2 चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करिए, अपनी कंपनी अब तक नहीं थी तो डेवलप करिए, कुछ लोगों को ढूंढिए और उनके साथ उठना बैठना और शेयर करना, अपनी बातें शुरू करिए। आपकी अभी तक अपनी कोई हॉबी नहीं थी तो हॉबी ढूंढ लीजिए, क्योंकि बच्चे हैं वो चले जाएंगे, जो बड़े हैं वो भी चले जाएंगे, तो हमेशा आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर अकेले जरूर पाएंगे। जिन लोगों की हॉबी नहीं होती है, कोई पैशन नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे लोग अपने आप को अननेसेसरली सोशल मीडिया में या फिर टीवी पे या फिर मूवीज में या फिर सीरियल्स में, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा एंगेज करके रखते हैं। ये मेंटल हेल्थ को और ज्यादा खराब करता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको कभी करने की इच्छा थी, तो आप उसको करना शुरू कर दीजिए। ओवर द टाइम आपको अपनी कंपनी अच्छी लगेगी, और आपका जो इरिटेबिलिटी है, जो मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है, वो भी कंट्रोल हो। आपको स्ट्रेस घर से भी आ सकता है, काम से भी आ सकता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस रहेंगी, उतना आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा, उससे आपकी बीपी की प्रॉब्लम डेवलप होगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा तो मोटापा भी तेज़ी से बढ़ेगा, और इसमें भी आपकी हॉबी आपकी काम आएगी। रिसर्च में देखा गया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन तो बहुत ही कॉमनली लोगों में मिलते हैं, मूड स्विंग के अलावा, और ये रिलेटेड है आपके थायराइड फंक्शन से भी, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग भी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी अंडर एक्टिव थायराइड हो गया है, कभी ओवर एक्टिव थायराइड हो गया है, उससे भी ये रिलेटेड है। स्लीप आपकी डिस्टर्ब रहेगी, पुअर स्लीप अक्सर लोगों की होने लग जाती है, वुमेन की होने लग जाती है इस स्टेज में। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो भी आपको इरिटेबिलिटी रहेगी। हॉट फ्लैशेस आते हैं, इसके कारण भी आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपना मिनरल कंटेंट अच्छा रखना है, वाटर कंटेंट अच्छा रखना है, वाइटामिन आप भरपूर लिया करें। स्लीप हो सके तो आप उसकी टाइमिंग अच्छे से बना के रखें, ताकि आपको एडिशनल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए। लाइफ को थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन बनाइए। जब आप सही टाइम पे सही काम को कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो डोपामिन इफेक्ट है वो भी आपका इंक्रीज होता है,
और आपको अच्छा लगता है, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे और अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। और अगर आस-पास ऐसी कोई हैं महिलाएँ जो कि आपकी एज से गुज़र रही हैं, इस स्टेज से गुज़र रही हैं, उनको भी आप हेल्प करें, उनसे बात करें। सो आई होप मेनोपॉज़ से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको कुछ और इसके बारे में डिटेलिंग चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड टेक केयर।